प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड में जानेंगे। अध्याय 11 बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। उन्होंने अनेक दैनिक पत्रिकाओं, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें। आइए अब जानते हैं बाल गोविंद भगत के विषय में इस पाठ का सार। बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनके बाल पक चुके थे, अर्थात सफ़ेद हो गए थे। वह बहुत कम कपड़े पहनते थे, कमर पर एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथियों की सी टोपी लगाते थे। वह कबीर को ही अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खरा व्यवहार करते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कोई साधु थे। उनका एक बेटा और पतोहू थी, थोड़ी सी खेती बाड़ी और एक साफ सुथरा मकान था। उनका सबसे बड़ा गुण उनका मधुर कंठ और कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा एवं प्रेम था। वे कभी किसी की चीज़ नहीं छूते। जो कुछ खेत में पैदावार होती उसे कबीरपंथी मठ में भेंट स्वरूप ले जाकर रख देते और वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो कुछ मिलता उससे अपनी गृहस्थी चलाते थे। आषाढ़ की रिमझिम में जब समूचा गांव हल बैल लेकर खेतों में निकल पड़ता और बच्चे भी जब खेतों में उछल कूद कर रहे होते, उसी समय सबके कानों में एक मधुर संगीत लहरी सुनाई देती। उनके कंठ से निकला संगीत का एक एक शब्द सभी को मोहित कर देता। तब पता चलता कि बाल गोविंद भगत कीचड़ में लिथड़े हुए अपने खेतों में धान के पौधों की रोपनी कर रहे हैं। काम और संगीत की ऐसी संयुक्त साधना मिलनी बहुत मुश्किल होती है। भादों की आधी रात में वे दादरों की टर टर से भी ऊपर बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई पड़ता है। जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया होता है, तब बाल गोविंद भगत का संगीत सभी को जगा देता है। कार्तिक में बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ प्रातःकाल से ही आरंभ हो जाती हैं। माघ में दांत किटकिटाने वाली भोर में उनकी उंगलियां खंजड़ी बजाना प्रारंभ कर देती है और गाते गाते वह इतने जोश में आ जाते हैं कि उनके मस्तक पर श्रम बिंदु चमक पड़ते हैं। गर्मियों की उमस भरी शाम में मित्र मंडली के साथ बैठकर संगीत में इस प्रकार लीन हो जाते कि उनका तन मन उस पर कोई भी और किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वे सब गाना गाते गाते नृत्य भी करने लगते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब लोगों को ये पता चला कि उनका पुत्र बीमारी के बाद चल बसा। तो लोग उनके घर पहुंचे तो देखा कि भगत ने मृत पुत्र को चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है तथा उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए हैं। उसके सिरहाने एक चिराग जलाकर आसन जमाए हुए गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू को भी रोना भूलकर उत्सव मनाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, जिसका शोक मनाना उनकी दृष्टि में व्यर्थ है। बाल गोविंद भगत कोई समाज सुधारक नहीं थे, किंतु अपने घर में उन्होंने समाज सुधारकों जैसा कार्य किया। अपनी पतोहू से अपने पुत्र की चिता को आग दिलाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेजते हुए कहा कि इसका पुनर्विवाह कर देना, अभी ये जवान है। पतोहू के मायके न जाने की जिद करने और ये कहने कि मेरे जाने के बाद आपके खाने पीने का क्या होगा, किंतु वे अपने निर्णय पर अटल रहे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांत तरीके से हुई। करीब 30 कोस चलकर वे गंगा स्नान को गए और वहां साधु सन्यासियों की संगत में जमे रहे। उन्हें स्नान की अपेक्षा साधु सन्यासियों की संगत अधिक अच्छी लगती थी। वहाँ से लौटकर उन्हें बुखार आने लगा। इस पर भी उन्होंने अपना नित्य नियम, दोनों समय का गीत, स्नान, ध्यान और खेती बाड़ी देखना इत्यादि नहीं छोड़ा। लोगों ने नियमों में ढील देने को कहा तो हंसकर टालते हुए बोले,
कि ये तो मेरा नित्य कर्म है, किंतु उस दिन उनके गीतों में वह बात नहीं थी। अगले दिन भोर में भगत का गीत न सुनाई देने पर लोगों ने जाकर देखा तो भगत स्वर्ग सिधार चुके थे। तो छात्रों, आज आपने जाना राम वृक्षवेणीपुरी जी का जीवन परिचय और बाल गोविंद भगत पाठ का सारांश। तो आज की इस कक्षा में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।